ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में? सुपर हिट। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोग पहले कुछ बनने का सपना देखते हैं और फिर उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दुनिया का हर एक शख्स सपने देखता है, पर शायद मोदी सपना नहीं देखते, वो भी राजनीति के शिखर पद पीएम पर बनने का और उस पद पर बैठने का। मोदी ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते। क्या मोदी सच में पीएम बनने का सपना नहीं देखते, या फिर इस बयान में कुछ और मायने निकाले जा सकते हैं, जैसा राजनीतिक गलियारों के अंदर होना शुरू हो गया है? આવતા વર્ષે વડાપ્રધાન થશો તો શું આપ એ વખતે અમારી સાથે વાર્તાલાપ કરવા આવશો? અમારી સાથે વાર્તાલાપ छात्र का ये सवाल था कि पूरे माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। मौका था अहमदाबाद में शिक्षक दिवस पर छात्रों से मोदी के रूबरू होने का। मोदी छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी बीच एक छात्र ने मोदी से सवाल दाग दिया। बच्चे का सवाल था कि मोदी ने तपाक से जवाब दिया और कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ जाहिर कर दिया है कि वो पीएम बनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश करने में यकीन करते हैं। अध्यापक दिवस के मौके पर छात्रों के बीच मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। मोदी ने पीएम न बनने की इच्छा जग जाहिर कर दी है। मोदी ने इच्छा जताई है कि वो 2017 तक गुजरात की सेवा करना चाहते हैं। मोदी के बयान पर राजनीतिक दल अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह मोदी को बीजेपी ने चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है, संघ और बीजेपी मोदी को 2014 में पीएम के तौर पर समर्थन कर रही है। ऐसे में मोदी का ये बयान हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो वाकई क्या बयान इस जो दिया है नरेंद्र मोदी का, उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां इससे बढ़ चुकी हैं कि आखिर किस तरह से ये राजनीतिक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, या फिर कुछ और है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सबसे आपका हम एक बार फिर तारुफ करा देते हैं एक एक करके। हमारे साथ शक्ति सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। साथ ही सलामतुल्लाह जी हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अफजल अब्बास जी हैं, जेडीयू के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही डॉक्टर रामशंकर जी, सांसद हैं बीजेपी के, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामशंकर जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सर, इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और बीजेपी को लेकर के वो मोदी का कहना है कि जो भी ऐसे सपने देखता है वो बर्बाद हो जाता है। तो तार्किक तौर पर अगर इसका अर्थ देखा जाए तो क्या बीजेपी बर्बाद होने की स्टेज पे है? देखिए, पहले समझने की बात यह है कि जिस जगह पर उन्होंने एक छात्र के कहने पर जो बोला है, और ये बोला हुआ पूरा सेंटेंस समझने की आवश्यकता है जी। उन्होंने ये भी कहा है कि केवल सपना नहीं देखना है जी, उसके लिए हमें कुछ करना है जी। एक किसी भी छात्रों के बीच में कोई बोलता है जी, तो केवल सपना का एक बोल करके उनको सपना नहीं दिखाते, उनको ये नसीहत भी दी है जी कि कुछ भी बनने के लिए कुछ करना होगा। पर सर वो ये और भी उन्होंने आगे चल करके ये बात कही है के बीच में उन सबकी सेवा करेंगे, जो दारोमदार उनको दिया है उसे वो पूरा करेंगे। तो ऐसे में आप लोग ये भी कहा, जो बात भी कहा है कि उससे कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो रहा है? ये भी उन्होंने कहा है कि हमें जो जिम्मेदारी अभी मिली है जी, उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करूंगा। तो फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के सही उम्मीदवार है? पार्टी में ये बात क्यों उठ रही है? ये कोई नहीं बोलता अपने आप को, यहाँ पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। पार्टी जो निश्चित करेगी, जो निर्णय करेगी जी, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पार्टी का हर एक पदाधिकारी, तो क्या पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल चाहता, कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहता है? तो फिर तो मोदी फिर ये बात क्यों कह रहे हैं? आप अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी अपने लिए नहीं कहेगा, एकदम कोई नहीं कहेगा ठीक है कि मुझे ही बनाओ, मुझे ही करो। उन्होंने सीधा कहा है कि प्रधानमंत्री केवल सपना नहीं, उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, काम करने की जरूरत है। सर, मैं आपके पास आऊंगा। क्या मोदी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि अलगाव ही लगाव की जननी है? क्या आपको लगता है? देखिए,
ये तो स्पष्ट हो चुका है पिछले 6 महीने के दौरान देश के अंदर जी कि बीजेपी के प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो नरेंद्र मोदी ही होंगे और कोई नहीं है। जी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर वाटर टेस्टिंग बार बार पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। कभी वो राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश करते हैं, कभी वो नाराजगी भी जाहिर करते हैं पार्टी में जो अंदरूनी विरोध है उसको लेकर। और फिर जिस तरह के बयान आए हैं पिछले दिनों, उसको देखने के बाद ये लगता है कि अभी भी जो पार्टी के जो अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो अंतर विरोध है पार्टी के अंदर, जिसके कारण आज मोदी ने ये बयान दिया है और ये एक स्ट्रेटेजिक बयान है। ये क्या लगता है दबाव बना रहे हैं पार्टी के अंदर जो मुखर चेहरे हैं उनको भी एक दबाव बना रहे हैं, क्योंकि आप चीजों से, राजनीति शास्त्र भी ये कहता है कि अगर आप किसी चीज की लालसा रखते हैं और बार बार उसकी बात करेंगे तो उतना दूर आप उससे होते जाएंगे। और दूसरी चीज ये है ना कि जैसे अभी उनको मालूम है, नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, पार्टी को उनको ही चेहरा बनाना होगा यदि 2014 में वो अच्छा नतीजा चाहते हैं या केंद्र में सरकार बनाने की उम्मीद रखते हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी क्या है, वो चाहते हैं कि जो भी अंदरूनी दिक्कतें हैं पार्टी के अंदर या जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो विचारों का मतभेद है, उसको भी दूर कर लिया जाए, जिसके कारण आज उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मैं 2017 तक अपना जो मैंडेट मुझे मिला है उसका निर्वहन करूंगा। उसके बाद से दिल्ली में खलबली मची है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 10 तारीख के आसपास आरएसएस के दबाव में भाजपा उनको प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार घोषित करेगी। चलिए सलामतुल्लाह साहब, कैसे आप देखते हैं इस पूरे बयान को? क्या आपको भी लगता है कि ये दबाव बनाने की राजनीति है कि नहीं, वो हट चुके हैं पीएम की रेस से, आपको लग रहा है? जी, दबाव बनाने की राजनीति भी है और एक ये कहीं ये कंसीड भी कर लिया उन्होंने कि ये प्रधानमंत्री बीजेपी तो देना चाह रही है लेकिन हिंदुस्तान की आवाम नहीं देना चाह रही इस बात को। शायद उन्हें कुछ इसकी हवा लगी है जी, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही है जी। जहां तक खाली प्रधानमंत्री की बात करते तो समझ में आ जाती बात, लेकिन उनका 2017 तक मैं निर्माण करूंगा, तो इससे बहुत ही साफ हो गया कि वो अभी उनके आपकी मुसीबत कम की कि बढ़ा दी? हमारी तो मुसीबत है ही कोई नहीं जी, हमारी कहाँ मुसीबत जी, मुसीबत तो उन्हीं आपस की है उनकी। उन्होंने देखा कि यहाँ मुसीबत बढ़ रही है, ऊपर बड़े बड़े लीडर लड़ रहे हैं और हवा भी कुछ ऐसी चल रही है कि कुछ शायद बीजेपी की तरफ नहीं जा रही है, तो उन्होंने कहा बेहतर यह है कि भैया ठीक है मैं ये कह दूं मैं तो 2017 तक निर्माण करूंगा। आपको कहने को तो हो गया ना कि आप इस तरह से चलिए, अगर सिर्फ बयान को दिखा जाए। देखिए, कहने की हमें कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है, हमारी अपनी पॉलिसियों पे हमें इलेक्शन में जाना है, ना कि नरेंद्र मोदी को लेके जाना है। हमें अपनी पॉलिसियों को लेके जाना है, इलेक्शन में आवाम के पास जाना है, आवाम को उसका फैसला करना है। हमारी प्रायोरिटी पे कोई नरेंद्र मोदी नाम की चीज नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर इस पर अलग डिबेट हो सकती है। पर अफजल अब्बास साहब, कैसे आप देखते हैं इस बयान को? क्या एक बहुत दूरदृष्टि, क्योंकि राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी भी हैं, कुछ अगर उन्होंने बोला है तो ग्रेविटी उसके पीछे है और शायद दूर की सोच के ही बोला है, इतनी आसानी से अपने आप को पीएम रेस से बाहर कर देंगे? देखिए, मेरा इस पे 2 एस्पेक्ट है नजर आता है। एक तो ये कि प्रेशर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे प्रेशर देना कि एज सुन एज पॉसिबल मेरे नाम का घोषणा किया जाए जी, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि जैसे ही बंजारा का जो बयान आया है, इससे इनकी छवि बहुत धूमिल हुई है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बात सीबीआई तक पहुंच गई है और बंजारा जो आईपीएस है उन्होंने दिया है, सीबीआई तक चिट्ठी भेजी है। हो सकता है कि राज कुछ और फाश हो जी, तो इसमें इनकी क्रेडिबिलिटी और लूज होगी और इस नाते ये चाहेंगे कि आपका कहना है कि चिट्ठी के बाद मानसिकता बदल सकती है या फिर इनको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि ऐसा ना ये तूल पकड़ ले तो ऑटोमेटिकली इनका कद छोटा हो जाएगा। और जो मोदी फोबिया जो हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने दिखाया है कि मोदी ही से बड़ा कोई कैंडिडेट नहीं है, मोदी सब चाहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भाजपा को 272 सीट लाकर दिखा देंगे, जो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये सब जो चीजें सामने इस बयान के बाद और इनके क्या नाम है आपके आईपीएस अफसर बंजारा जी के बयान के बाद और 10 पन्ने की चिट्ठी लिखने के बाद से ये इस तरह की बातें मुझे समझ में आती है जी। और ये भी एक कारण हो सकता है कि मोदी जी ने ये कहा कि नहीं वो हम ख्वाब देखते, हर आदमी ख्वाब देखता है, ख्वाब अगर ना देखे तो फिर अमल नहीं कर सकता आदमी। हर आदमी की बिल्कुल हर आदमी की सोच होती है, मुझे टारगेट होता है जिंदगी में, किसी का टारगेट ना हो, एम ना हो, वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, कभी कामयाब। 2017 तक उनका टारगेट है गुजरात के जनता के, यही लफ्ज जो है वो खतरनाक साबित हो रहा है उनके लिए कि 17 तक जो हम जो रहेंगे
17 तक के लिए दिया है और गुजरात में देंगे, ये दो मानी बात हो रही है। इधर प्रधानमंत्री की दावेदारी की घोषणा भी चाहते हैं और इसी बहाने कहना चाहते हैं कि मैं तो चाह रहा था कि मैं तो गुजरात के अवाम ने मुझे बनाया है, मैं गुजरात में ही सेवा करूंगा। तो डबल स्टैंडर्ड उनके बयान से नजर आता है। रामशंकर जी, क्या डबल स्टैंडर्ड की बात लगातार यहाँ पर की जा रही? जेडीयू आपके पूर्व साथी हैं और ऐसे यही बयान उस टाइम जब आए थे तब आप लोग अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी तब भी कह रहे थे कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं और जेडीयू मान रही थी कि वो कैंडिडेट हैं। आप अलग हो गए, अब ये बात भी कही जा रही है कि जहां तक जिम्मेदारी की बात उन्होंने स्वीकार की है जी, किसी पर भी कोई जिम्मेदारी होती है, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी गुजरात की जनता ने दी है तो उसे उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं केवल सपना नहीं देख रहा हूं जी, मैं उसके लिए काम करूंगा जी। और भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी तरह मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, न कोई खींचतान है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता, ये जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार और महंगाई काम करूंगा देने वाली कांग्रेस और कांग्रेस को सहयोग करने वाली जितने दल हैं उनसे मुक्त चाहता है पूरा देश, और आज पूरा देश इस बात के लिए तैयार है। नहीं, पर ये आपको लगता है कि बंजारा की चिट्ठी के बाद मानसिकता बदली है कांग्रेस की ओर से? बंजारा की चिट्ठी का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई मतलब है नरेंद्र मोदी जी से, कोई मतलब नहीं है जी। ये तो अपना कुछ ना कुछ बयान बोलना है जिसका कोई तथ्यहीन विषय कुछ है ही नहीं उसमें, जो जिस विषय को लेकर के चर्चा हो रही है। आप लोगों की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दिया सब लोग, आप नकार रहे हैं इस बात को। एक पार्टी का एक आम कार्यकर्ता जो उत्साहित था नरेंद्र मोदी को लेकर के, चारों तरफ बात कर रहा था, कोई नहीं नकार रहा, ना कोई कुछ कर रहा है। सर सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक निर्णय है और सामूहिक निर्णय जो होगा उसका हर एक कार्यकर्ता पालन करता है। सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल आप सुन लीजिए। मेरा सवाल सीधा यही है कि क्या एक आम कार्यकर्ता जो उत्साहित था उसके उत्साह को कम नहीं किया नरेंद्र मोदी ने ये बात कह के? बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने कर्तव्य की बात कही है। देखिए दो बातें आप सुनिए। एक तरफ गुजरात की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा, दूसरे केवल सपने नहीं देखूंगा, काम करूंगा उसके लिए जी। तो दोनों बातें हैं, ये जो जिसके बीच में ये बात कही गई वो समझने की बात है। हाँ, तो ये तो इससे तो बिल्कुल साफ बात ये हो गई कि वो अभी मेंटली फिजिकली बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि 2017 से पहले वो प्रधानमंत्री बने, और उनको ये भी लग रहा है कि पार्टी भी उनको बनाना नहीं चाह रही है। उनको ये भी लग रहा है कि मुझे सिर्फ आरएसएस सपोर्ट कर रही है, तो जो आरएसएस के सोच के हैं वो तो कह रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। ये दो चीजें, और अचानक ये बात आज क्यों आ गई जी कि मैं 2017 तक निर्माण करूंगा, ये आज अचानक क्यों आ गई? ये तो पिछले 6 महीने से चल रही है। इलेक्शन की जिम्मेदारी 5 महीना पहले दे दी गई उन्हें, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? क्योंकि आज हवा बदल गई है और कहीं ना कहीं अमित शाह और बंजारा उनके लिए मुसीबत बनने वाले हैं, और ये तो दुनिया जानती थी। ये तो वक्त आया है कि अब ये एजेंसियां बोलेंगी जी। रामशंकर जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? सलामतुल्लाह साहब ने बिल्कुल सवाल आप पे उठाया है कि उस टाइम ही बोल देते, इतना लंबा सब सिस्टम चला, इतनी बातें तब हुई, तब क्यों नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने? आप ये शिक्षक दिवस का वेट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा है ऐसा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये पार्टी का डिसीजन है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कैसे करेंगे वो बनेंगे? ये तो पार्टी का तैयार नहीं है और घोड़ा दौड़ के लिए तैयार ही नहीं है, और आप उसे दौड़ाने पे लगे तो रेस कैसे जीतेगा? ये तो बड़ी अच्छी, हम भी यही कह रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं। जनता बंजारा घोड़ा तैयार ही नहीं है आपका। देश की जनता, अरे देश की जनता तो इस देश में इस कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन वाले दलों से मुक्ति चाहती है, और इसलिए देश की जनता तैयार है। जनता डिसाइड करेगी। छोटा सा ब्रेक। उसके सपने देखते रहे आप, और आरएसएस उसके सपने देखते रहे, और 70 साल से देख रहे हैं आप सपने। सिर्फ वाजपेयी जी जो आरएसएस की उसके नहीं थे वो बन भी गए, और जितने आरएसएस की उसमें चलेंगे उतना ही हाल खराब होगा बीजेपी का। चलिए सर, छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगा। सर मैं आपके पास आऊंगा, रामशंकर जी आपको मौका दूंगा बोलने का। ब्रेक के बाद लगातार इस विषय पर हम बात कर रहे थे। एक फैक्टर और भी है, जैसा कि शक्ति सिंह जी भी कह रहे थे, क्या इससे आरएसएस पर भी दबाव बनेगा, और क्या आरएसएस अब ये बयान के बाद में और ज्यादा प्रोवोक करेगी बीजेपी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का नाम नरेंद्र मोदी का डिक्लेयर करने के लिए? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस।
1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। लगातार इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। बहुत गंभीर विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी का भविष्य, दशा और दिशा इससे तय होने वाली है। इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है आज अहमदाबाद के अंदर। रामशंकर जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं, पर सवाल यही लगातार बना हुआ है। ये बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, वो तो इलेक्शन में जब आप जाएंगे तब आपके सामने चीजें आ जाएंगी, पर ये जो बयान बार बार विरोधाभास लगातार नजर आ रहा है, ये विरोधाभास को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए सुभाष जी, ये बात समझने की है कि नरेंद्र मोदी जी के बयान को लेकर के जो टिप्पणियां और लोग कर रहे हैं, उन टिप्पणियों का कोई औचित्य नहीं है जी। एक सामान्य जवाब उन्होंने दिया और सीधा जवाब दिया है, उसमें कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक स्थिति नहीं, स्पष्ट दिया है कि मैं सपने नहीं देखना चाहता हूं, केवल करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। जिस तरह गुजरात की है उसी तरह वो पूरे देश की भी करेंगे। कोई इसमें अंतर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया है। देश की बात नहीं कि प्रधानमंत्री का सपना बने। गुजरात की जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें 2017 तक दी है, उसे वो पूरी जी जान से निभाएंगे। शायद आप ये नहीं समझ पाए कि वो बीजेपी को ये बता रहे हैं कि मुझे सपना मत दिखाइए, मुझसे साफ साफ बात करिए, वो नहीं समझ पा रहा है शायद। मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उनके बयान से कि वो सपने की जो बात कर रहे हैं, तो शायद वो इशारा साफ साफ बीजेपी को दे रहे हैं कि आरएसएस ने तो उनको दिखा दिया सपना, लेकिन बीजेपी नहीं दिखा रही है। बीजेपी कहीं यहाँ सब दिखाते हैं, सामूहिक दिखाते हैं। यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय होता है और उसी निर्णय पर पूरी पार्टी चलती है। कोई एक निर्णय नहीं करता है, ना कोई सपना देखता है। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी पार्टी कैसे चलती है, हम तो आपसे साफ साफ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे सपने दिखाए जा रहे हैं, मैं सपनों में बिलीव नहीं करता। तो ये ऐसा नहीं कहा है उन्होंने, की तरफ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही है, उनके बयान से यही जाहिर है। और फिर ये भी कह रहे हैं, उनका स्पष्ट बयान है, आप पढ़ लीजिए। कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि आप जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या गुजरात में इसी तरह आप आते रहेंगे? ये सीधा उसने एक छात्र बोलता है। अच्छा, फिर तब वो बोलते हैं कि मैं केवल सपना नहीं देखता हूं। हाँ, तो फिर गुजरात की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, यही तो वो कह रहे हैं कि मैं 2017 तक गुजरात में हूं। देश की जनता मुझे पीएम की जिम्मेदारी देगी तो मैं उसका काम करूंगा, केवल सपना नहीं देखूंगा। पीएम का नाम जिक्र नहीं किया सर, मैं आपको बता दूं, चूंकि बयान हमारे पास ऑलरेडी है, पीएम का कोई जिक्र नहीं किया, नहीं हुआ है। वो 2000 इसी बात को लेकर के बात हो रही है। अगर वो पीएम का जिक्र कर ही देते तो शायद ये डिबेट भी फिर आज होती नहीं। पर यही बात है कि इशारों में क्या बात आपने नहीं दिखाया ये बात जी, आपने नहीं दिखाया, ये इसी चैनल पर आपने दिखाया नहीं सर। पीएम पद की बात नहीं हुई है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। पीएम पद को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाहें तो वो क्लिप दोबारा देख लें। आप चाहे तो हम आपको फिर दिखवा देंगे। स्टूडेंट वाली बात अभी आप ही के पास आ रही थी। कौन सी? यही के जब छात्र ने पूछा है कि आप पीएम बन जाएंगे तो गुजरात में इसी तरह आते रहेंगे, वो तो छात्र ने पूछा, पर उन्होंने इस बात का रिप्लाई यही किया कि मैं अभी 2017 तक गुजरात की सेवा में हूं, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं, मैं इसके अलावा कोई सपना नहीं किसी पर कोई जिम्मेदारी होती है वो वही बोलता है। मैं सांसद हूं तो मैं यही बोलूंगा कि अपने लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी निर्वहन करूंगा। पर ठीक है, बोलेंगे वही बोलेंगे। शक्ति सिंह जी, ये जो जहां गुजरात में बोल रहे वहां वही बोलेंगे।
ठीक है सर, मैं फिर आपके पास आऊंगा। शक्ति सिंह जी, ये जो बात अभी आप सुन रहे हैं, क्या ये बयान देकर के मुसीबत नहीं आ गई है? क्योंकि बहुत मुश्किल से पार्टी के अंदर एक कंसेंसस बनता दिख रहा था। हमने देखा आडवाणी जी ने भी उसके बाद गोवा के बाद में किस तरह से रिएक्शन दिया। धीरे धीरे चीजें शायद प्लेटफॉर्म पे आते दिख रही थी, और ये बात अभी इस वक्त करना क्या राजनीतिक हित साधेगी मोदी का? देखिए, जिस दिन गोवा के अधिवेशन में उनको चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उसी दिन मैंने आपके चैनल पे कहा था कि अभी चुनौतियां शुरू होंगी नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी को बाहर से चुनौतियां नहीं हैं, नरेंद्र मोदी को उनके पार्टी के अंदर से चुनौतियां हैं। और जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है भाजपा, वो अभी भी उसको बात को नहीं पचा पा रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और इसको मैंने कंसेंसस बनाने के लिए आरएसएस अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रखा है उसने। वो तमाम शीर्ष नेताओं से उनके संपर्क हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बात की घोषणा हो जाए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इधर के दिनों में, पिछले 15 दिनों में या 20 दिनों में लगातार, जब 15 अगस्त के उनके प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो उन्होंने जो जवाबी भाषण दिया था, उसके बाद से हवा जो बह रही थी नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उसमें गिरावट आई है, उसमें तेजी में कमी आई है, जिसको शायद नरेंद्र मोदी ने भांप लिया है। और पार्टी जो देर कर रही थी, जिससे खिसिया कर, जिससे कि नाराज होकर उन्होंने आज इस तरह का एक इंडिकेटिव बयान दिया है, जिसका आप एनालिसिस अब करते रहिए, चाहे विपक्ष करे या भाजपा के लोग करें, लेकिन ये वो मजबूर है कि एक एनालिसिस होगी। और नरेंद्र मोदी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह बयान दिया है, मेरा तो ऐसा मानना है। अब अफसल अब्बास जी, क्या आपको लगता है कि ये बात भी कही जा रही है कि क्या अब नरेंद्र मोदी गठबंधन की राजनीति के दौर को समझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब समझ में उनको आ रहा है तमाम बातें कहें? क्योंकि ये दौर तो गठबंधन की राजनीति का ही है, अगर हम आंकड़ों को देखें या चुनावी नतीजों को देखें। आप ये देखिए, जो भी जेडीयू, जो भी एनडीए के अलायंस पार्टनर थे, बड़े बड़े लोग सब तो कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कल भी आप शिवसेना के कमेंट्स आ गया था बंजारा के ऊपर, आपने देखा भी होगा। जेडीयू एक लंबे अरसे तक के साथ रही, वो भी इनके साथ छोड़ दी। अब बचा कौन? इसलिए हर कंपल्सन है बीजेपी के लिए कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। और ये 272 का ख्वाब देख रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। जो मैं जहां तक अपने सियासी तजुर्बे के बुनियाद पे करा, 272 किसी कीमत पर नहीं आने वाला, न कांग्रेस को आने वाला है, न बीजेपी को आने वाला है। कोलिशन गवर्नमेंट फिर बनेगी। मेरा जाती ये राय है कि कल के बंजारे के बयान को दाबने के लिए ये भी एक पॉलिसी हो सकती है कि बंजारा कल दिन भर चला, बंजारा चलता रहा, और आज भी चला, अखबारों ने भी लिखा, और ये बयान देख के इसको दाबने की भी एक कोशिश हो सकती है उनकी, क्योंकि इस मामले में मास्टर है, इसमें दोहरा नहीं है कि वो मीडिया मैनेज और कहां क्या बोलना है, किसका क्या असर पड़ेगा। और इस तरह का बयान दे के इस पीछे की बात, जो कल जो घटना घटी है बंजारा साहब की जो चिट्ठी लिखी गई, उसको भी दबाने की कोशिश हो सकती है नरेंद्र मोदी की तरफ से। और रहा सवाल कि जब ये जो घटना घटी है 10 पेज की बात, अब तो जग जाहिर हो गया है सिद्धार्थ जी कि अब इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है इनके बयान के बाद से कि अब हर हालत में और इसमें कलई खुलने जा रही है। और ये भी एक अंदर से जो है, जो इनका जो एक एफर्ट था, ये कोशिशें हो रही थी, उसमें धीरे धीरे ठीक कहा शक्ति साहब ने कि डिटरेशन तो हो ही रहा है, इंडस्ट्री में कद घट रहा है। ठीक है, चलिए, तो कद भी घट रहा, पर क्या इसका असर दूरगामी देखने को मिलेगा और बीजेपी की राजनीति कितनी तेजी से बदलेगी, इस पर लगातार हम बात करें। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मिलूंगा, जल्द लौटते ब्रेक के बाद में। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। इसी गुजरात की धरती से एक क्रांति की थी गांधी और सरदार ने, और इसी धरती से हुई देश की दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत। गुजरात आमंत्रित करता है भारत के किसानों को
देश के सबसे बड़े कृषि सम्मेलन में छोटे खेतों से बड़ा उत्पादन कैसे लिया जाए, परंपरागत खेती को आधुनिक खेती से कैसे मिलाया जाए, विज्ञान और तकनीक द्वारा गरीब किसानों को भी अमीर कैसे बनाया जाए, ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2013 9 से 10 सितंबर, गांधीनगर। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के उस बयान पर जो आज उन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर के या न लेकर के अपनी मानसिकता को और अपने विचारों को रखा है कि वो ख्वाब नहीं देखते हैं। रामशंकर जी, ये बात जरा बताइए कि वंजारा की चिट्ठी आती है, वंजारा की चिट्ठी के बाद में तमाम तरह के सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर और भाजपा और अमित शाह के ऊपर खड़े होते हैं। आज आकर के ये बात कही जाती है नरेंद्र मोदी द्वारा कि उन्होंने सीमित रखा है अपने आप को, गुजरात की जनता की उस सेवा के लिए तत्पर है और हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी अभी उनके पास में, बाकी और कोई जिम्मेदारी अभी उनके पास में नहीं है। देश की भी अभी जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं आई है। क्या आपको नहीं लगता ये सिचुएशन बहुत मुश्किल आपके लिए खड़ी करने वाली है, क्योंकि पूरा मौका मिल गया है कांग्रेस को, पूरा मौका आपके जितने पुराने सहयोगी उनको भी मिल गया है। कैसे जवाब आप देंगे? देखिए, जवाब स्पष्ट है। अभी चर्चा के दौरान ये विषय आया जी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में पूरे देश में तेजी से हवा बह रही है जी। दूसरे यही चर्चा में विषय आया कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक खिलाड़ी हैं, राजनीतिक माहिर हैं, मास्टर हैं, ये भी विषय आया चर्चा में जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई जिम्मेदारी जब उन पर है तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री की, और पूरे देश के वो हमारे इलेक्शन के उसके वो चेयरमैन बनाए गए हैं जी, तो निश्चित रूप से पूरे देश के कार्यकर्ता नहीं, देश की जनता चाहती है। नहीं, पर इसका और इस देश की जनता के लिए उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसमें समझने की बात है, देश की जनता को और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि केवल सपना नहीं देखना है, काम करना है। और आने वाले समय में पीएम भी बनते हैं तो काम करके इस देश को जरूरत है, केवल सपने देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, वंजारा से कोई लेना देना और नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इससे देश की जनता और कार्यकर्ता उत्साहित है, निरुत्साहित नहीं है। ठीक है, शक्ति सिंह जी क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो बंजारा की चिट्ठी की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले समय की राजनीति तय करने जा रही है। आज सदन के अंदर बंजारा को लेकर राज्यसभा में वॉकआउट होते हैं जी, वहां पे जो सेकुलर पार्टीज का ध्रुवीकरण है वो होता हुआ दिख रहा है देश को। आज वो जनता दल यूनाइटेड हो, ये समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, इन सब लोगों ने वॉकआउट किया है। तो बंजारा के चिट्ठी को इस तरह से जो सांसद महोदय नजरअंदाज कर रहे हैं वो इतना आसान विषय नहीं है। उसकी टाइमिंग को देखना पड़ेगा, उसके कंटेंट को देखना पड़ेगा। अगर सीबीआई बंजारा से पूछताछ करती है और सीबीआई को कुछ और क्लूज मिलते हैं तो मोदी के लिए शायद आने वाले समय में और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। क्या इन्हीं को देखते हुए मोदी ने ये बयान दिया है, आप ये मानते हैं? हाँ, आपको लगता है इन सब स्थितियों को देखते हुए मोदी जी ने ये बयान जरूर कभी कभी डिफेंस इज द बेस्ट अटैक हो जाता है। नहीं, डिफेंस नहीं, और उन्होंने वो एक ओपन बात छोड़ दी, पूरी तरह निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, पूरी तरह निराधार है। नहीं, आप मान सकते हैं, आप कह सकते हैं निराधार है, लेकिन ये तो हो रहा है आज। अरे हम तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी के पूरे फाइलें गायब कर दी हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं
पूरे के पूरे सदन में इतने दिन से चर्चा नहीं हो रही, बहिष्कार कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से कौन सी बात हो गई है? नहीं तो वो यही है, देश की राजनीति की बात हो रही है, यहाँ तो पूरे फाइलें गायब हो गई है। नैतिकता का तकाजा यही है, राजनीतिक नैतिकता का तकाजा भी यही है। तो ठीक है, अगर इसी तरह से कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री भी कानून के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री के समय में ठीक है सर, वो एक अलग मुद्दा है, मैं उससे नहीं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसी तरह की बात कह रहे हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ सांसद जी से, कोई औचित्य नहीं है। नहीं, मैं सांसद जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान मानते हैं, जिस नरेंद्र मोदी को भगवान शब्द कहा है, भगवान क्यों मानते हैं? सांसद जी आखिर में कोई उसी प्रश्न का जवाब जा रहा है, कोई ना कोई भगवान दिखाई दिए हैं। प्रश्न आपसे हो रहा है, सवाल का जवाब सर दे दीजिए। एक प्रश्न का सिर्फ जवाब दे दीजिए। अगर कल को सीबीआई कहती है कि मुझे नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछना है, वो उनको इंटरोगेट करना है, क्या बीजेपी का यही स्टैंड होगा जो अभी जो स्टैंड है प्रधानमंत्री को लेकर? इस पर जवाब देंगे आप? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो आप उनसे पूछने के लिए देंगे उनको कि ठीक है सीबीआई बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं? वो तो समय बताएगा, वो तो आने वाला 10 दिन बता देगा। अभी आपने कहा कि भगवान, अभी आपने कहा कि वो भगवान है, तो भगवान का मतलब नहीं है वो कानून से ऊपर है। भगवान तो आसाराम बापू भी थे, वो भी कानून से ऊपर नहीं गए। ऐसा नहीं बोला है, भगवान किसने कहा है? आप ही तो कह रहे हैं, तो जनता के भगवान है। बंजारा ने खुद कहा है ये बात। तो जहां तक भगवान मानते थे, आप ये समझ लीजिए सांसद जी, संकट के समय सांसद जी मुझे सहायता नहीं दी। सुनिए, आप ये बात को समझ लीजिए कि बीजेपी ने बड़ी होशियारी से नरेंद्र मोदी के कद को काटने की कोशिश करी है, और टाइम इसकी देखिए, और नरेंद्र मोदी जी को ये अंदाजा हो गया कि उनका कद काटा जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने आज ये बयान दिया है। ये बहुत सोच समझ के बयान दिया है, क्योंकि वो अभी आप ही कहते बहुत खिलाड़ी है वो, तो उसी खिलाड़ी के आज उन्होंने खेल का सबूत दिया है कि सारा खेल को जांचते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मैं 17 तक अब गुजरात में ही निर्माण करूंगा। आपके इसी चैनल पे अभी चर्चा में ये विषय आया, मैंने नहीं कहा जी। मैं तो आपको कह रहा हूं ये बात, मैं चर्चा की बात ही नहीं कर रहा कि आप इससे क्यों दूर भाग रहे हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने वो चेस खेली है जिसमें उनको मात दे दी है मोदी जी को, और मोदी जी इस बात को समझ गए, तब उन्होंने आज ये बयान दिया है। वरना 4 महीने से मोदी जी को कोई मात दी गई है, न पार्टी कोई किसी को मात देता है। पार्लियामेंट देश की जनता और प्रधानमंत्री बनके निकले। जो दुर्दशा इस देश में कांग्रेस ने की है, वही देश की जनता कांग्रेस की दुर्दशा करने का समय आ गया है। जी हाँ, आपके पास तो कोई है नहीं, आपके पास तो कोई है ही नहीं। आप तो कंसीड कर रहे हैं ये बात कि आपके पास कोई नहीं है। राजनीतिक कंफ्यूजन की बात, बहुत अच्छी बात है। आपको किसी के समझ में नहीं आती है तो राजनीतिक बयान देकर के कंफ्यूज का माहौल बनाया जा रहा है। कोई कंफ्यूज नहीं है, देश की न जनता है और न कार्यकर्ता है। चलिए ठीक है, जनता तो जनता अपनी जगह तय, कोई कंफ्यूज नहीं है। बात आप रख रहे थे। नहीं, भगवान की बात आ रही थी, तो मैं समझ में आज कर रही है, जितने भी आज भगवान पैदा हो रहे हैं सिर्फ गुजरात में हो रहे हैं। मैं बिहार के सरजमीन से आता हूँ, वहाँ भी भगवान पैदा हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, वो भी भगवान थे, उनके अनुयायी भी थे। मैं समझ में नहीं पाता कि आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, जिसको अपने काज का निर्वहन करने के लिए कानून के रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, वो क्यों करता है किसी मुख्यमंत्री का, किसी सरकार के तहकीकात करता है। कहीं ना कहीं देखिए गलतियां दोनों तरफ से है, या तो फिर नरेंद्र मोदी के दबाव ने किया, और इन्हें एश्योर्ड किया होगा कि तुम करो, हम कुछ करेंगे, हम तुम्हारे साथ करेंगे। और ये 10 पेज के पन्नों से ये साफ, यानी आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी इसकी ग्रेविटी समझ रहे हैं और आज ये बयान दिया उन्होंने। बिल्कुल। और मैं इस बात मैं एक शेर मुझे याद आ गया, अभी मैं लिख के भी लेके आया था, शकील शमसी साहब जो है एडिटर, उनका है कि दबाता है किसी मकतूल की चीखें अगर कातिल, तो खंजर चीख उठता है, लहू खुद बोल देता है, हमेशा खून के कतरे ही बोले ये नहीं होता, कभी कातिल के घर का फर्द भी लब खोल देता है। आज जो है आज नरेंद्र मोदी के चहेते जो आईपीएस अफसर थे, उन्होंने लब खोल के नरेंद्र मोदी साहब के माननीय भावी जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दावा लोग कर रहे हैं बीजेपी, उनका कद ही नहीं घटाया, उनके हमले इमेज पे बहुत बार धब्बा लगा है। जैसे शक्ति सिंह साहब, ये बात जो सलामतुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि वंजारा की चिट्ठी और उसके बाद राज्यसभा और वहां पर हंगामा, सबका वॉकआउट, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये कहना, ये आपस में एक लिंक जोड़ता है कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जैसे नेता जिस तरह से वो काम करते हैं, इतना सोचेंगे या बिना सोच के काम किया उन्होंने?
नहीं, उन्होंने पूरा उनका सोचा समझा बयान है, तो शुरुआत से कह रहा हूं, और बहुत ही नफातुल्ला बयान है, और वो ऐसा बयान है जिससे बहुत सारे वो चीजों को सेटल कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी, मैंने विद इन 10th ऑफ सितंबर उनको अनाउंस कर दिया जाए भाजपा की तरफ से कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से, और भाजपा के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन अभी जो अंदरूनी खींचातानी है वो कम नहीं हुई है, और जैसे अभी आपका देख लीजिए उनका बयान, अरुण जेटली जी का बयान पिछले सप्ताह था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा हिट विकेट हो जाए जी नरेंद्र मोदी के सवाल पे। तो इस तरह के बयान ये बता रहे हैं कि कितना अंदर डिस्परेशन है, कितना अंदर अंतर्विरोध है चीजों को लेकर, और उसको सॉर्ट आउट करने में कर दीजिए डिक्लेयर, क्या दिक्कत है? इतने सवाल आप खड़े कर रहे हैं, जेटली साहब भी कह रहे हैं कि हिट विकेट हो जाएंगे, इतनी बातें डिक्लेयर कर ही दीजिए, बातें ही नहीं आएंगी फिर सीधी सीधी। ये जो बातें इतनी हो रही हैं, आप लोग डिक्लेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर ही तो ये चीज कंफ्यूजन की बात जो उठाई जा रही है वो यही उठाई जा रही है कि आपके अंदर द्वंद्व इतना हो चुका है कि ये क्या डर लगने लगा है कि एक दूसरे को खींचेगा, ये स्थिति आन पड़ी है क्या? सिद्धार्थ जी, कोई राजनीतिक दल, और वो भी राजनीतिक दल जिसमें कोई परिवारवाद नहीं हो जी, आरएसएस क्या है? संघ परिवार नहीं है तो क्या है? लेने की परंपरा, संघ परिवार नहीं है तो क्या है? जो संसदीय बोर्ड है, मान्यवर इस बात का जवाब दीजिए, संघ परिवार क्या है? आप सुन लीजिए, परिवारवाद से कैसे दूर भाग रहे हैं? नहीं तो आप बोल रही, परिवार नहीं कहिए ना, नहीं है या कहिए है, परिवार है और सामूहिक निर्णय परिवार है या नहीं है, इसलिए अरे पहले इस बात का जवाब तो दीजिए, संघ परिवार है या नहीं है? क्यों जवाब तो दीजिए। परिवार की बात है, संघ परिवार है या नहीं है? हमारा संसदीय बोर्ड है, अरे संघ परिवार है या नहीं है? बोर्ड डिसीजन करता है। इससे क्यों भाग रहे हैं? बोर्ड डिसीजन करता है। मेरे भाई जवाब तो दो कि संघ परिवार है या नहीं है? हाँ या ना तो कहो। परिवार है ना, इसकी हिम्मत रख, है ना, बस खत्म बात। परिवारवाद है आपकी पूरी परिवारवाद है? परिवार तो हम पूरी वसुंधरा को कहते हैं, हमारी परंपरा में पूरा रिमोट नागपुर से चल रहा है, पूरी वसुंधरा परंपरा का, इसमें क्या बात है? आपके परिवार के, हमारे परिवारवाद नहीं है। आप भी हो, आप भी हमारे परिवार से अलग नहीं हो, आप कहाँ अलग हो गए हो? हम तो आप भी परिवार के बहुत दूर है आपसे, हम आपकी छाया में भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप दूर मारो, हम नहीं दूर मार रहे, आप दूर रहिए। जरूर आप आ सकते हैं हमारी छाया में, हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हम आपको पारिवारिक मानते हैं, आप दूर रहना आज तो दूर अपने को करिए, हम नहीं कर रहे हैं। हमारी परंपरा में सब एक हैं। और हमारे सिद्धार्थ जी मैं कह रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है कि एक ने घोषणा कर दी या कह दिया वो हो गया। यहाँ पर संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड विचार करता है, डिसीजन लेता है और वो लागू होता है। जब समय आएगा, अभी लोकसभा का चुनाव कोई डिक्लेयर नहीं हो गया, लोकसभा के चुनाव समय पर होने की बात हो रही है, तो अभी कोई बहुत जल्दी संसदीय बोर्ड ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं किया है, तो फिर जल्दबाजी, और लोगों को जल्दबाजी क्यों हो रही है? हमें भारतीय जनता पार्टी को जल्दबाजी नहीं है, तो और लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? और दलों ने किसने कर दिया क्या? ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, विपक्ष के अंदर हैं, देश आपको भी सुनता है, कांग्रेस की बात अपनी जगह है, पर आपको भी देश देख रहा है, आपको भी देश सुन रहा है। आपके यहाँ भी जो लगातार एक प्रक्रिया चली है, ठीक है, आप जो कहें उसको लेकर के, गोवा से के बाद जो हुआ, आडवाणी जी ने जो पद छोड़ने की इस्तीफा दिया, जो एक कंफ्यूजन का माहौल तो था ना सर, उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? और अब उसके बाद में, अब जब आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि भाई वो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री, आधे तो मानते हैं कि वो बन ही गए और आधे मानते हैं कि बहुत ज्यादा उस पद के दावेदार हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये कहना क्या चीजों को पीछे नहीं कर देगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं कर देगा। पूरे बयान को समझने की जरूरत है, उसके भाव और भावना को समझने की जरूरत है। राजनीतिक रूप से उसमें कमियां निकाल करके और बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मिथ्या बात है। नहीं सर, नरेंद्र मोदी जी जो आज बंजारा ने 10 पेज की कील दी है, उसकी चुभन महसूस करने लगे, और जैसे कोई बंजारा की चिट्ठी, वही बंजारा कह रहे हैं कि का तकलीफ होगी। नरेंद्र मोदी ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जरूरी है। सुनिए, पूरा कांग्रेस सांसद महोदय, सांसद लगा हुआ है जब से नरेंद्र मोदी बने हैं,
नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले और भी लोग मुख्यमंत्री बना दिया। सर एक मिनट, अब फिर हल्ला कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं। रामचंद्र कुछ नहीं होगा, पूरे देश की जनता समझ गई कि सच्चाई क्या है। मैं वो जो कह रहे थे कि किल की बात से किल नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, ये पूरे भाजपा और आरएसएस के लिए बहुत बड़ा एक मतलब नासूर बन गया है 10 पेज की चिट्ठी जी। और यकीन मानिए कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, और उसके बाद देखिए उसके बाद से क्या क्या देश में मैसेज आता है। खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी, खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी। खुशखबरी मैं खुशखबरी के लिए मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2-4-10 दिन पाने के बाद आप रंजीदा होंगे, गमजदा होंगे, घबराइए नहीं आप। जिस तरह से आप फेक एनकाउंटर करके आप क्या खुद लिख के दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया, फेक एनकाउंटर हुआ, आपने तुलसी प्रजापति की हत्या करवा दी, सब कुछ हुआ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ और उनके कहने पे हुआ। ये बात आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रिय आईपीएस अफसर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आएगी तो कलई तो खुलेगी। कलई जब खुलेगा तो आपका भी कद घटेगा, बीजेपी का कद घटेगा, और नरेंद्र मोदी जी के भी कद घटेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी के नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कद घट रहा है, पूरे हिंदुस्तान के बयान से नहीं हो रहा है। आज शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं जी। यह बात मानिए ना मानिए, आप शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में कोई 10% 10 पेज का खत नहीं लिखता है, चिट्ठी नहीं लिखता है, वो 10 पेज का। ठीक सर, एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर जो आज अरे आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसी बंजारा ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैं भगवान मानता हूं, हमेशा भगवान माना है, हमेशा भगवान मानते थे, नरेंद्र मोदी में लग मानते थे, और वैसे भगवान माने जिनका कोई भला न कर सके, वैसे अलग मुद्दा है। मैं सर बार बार इसी मुद्दे पे आपको ला रहा हूँ, उससे भटक जा रहे हैं। आप आधार मार रहे हो सर, आ रहे हैं आपके पास सर, 2 मिनट। उसी चिट्ठी में भगवान कहा है, रामचंद्र जी 2 मिनट, ठीक है, वो वक्त तय करेगा, आगे देखेंगे सीबीआई आपसे ये भी कहा कि अमित शाह ने काली पट्टी बांध दी उसके ऊपर, और जो कहते हैं अमित शाह सर मुद्दे से भटक रहे हैं, प्लीज सर, हम जांच का विषय है, क्योंकि क्या है कि बार बार बातें फिर इधर उधर हो जाती। शक्ति सिंह जी, ये जो आपका भी ये लगातार कहना है कि आरएसएस इस पे से दबाव बनाएगी, अब ये जो बयान आप कितना दबाव आपको बनता दिखता है? क्या आप जैसे रामशंकर जी तो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं और हम पार्टी डिसाइड करेंगे, ये तो बोलने वाली बात है, पर अंदरूनी तौर पर आपको क्या लगता है दबाव बहुत पुख्ता पड़ेगा? आज जो बात कही है पॉजिटिव उसका कुछ देखते हैं आप बीजेपी के लिए? देखिए पॉजिटिव ही है, मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, तभी तो आज देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। उस एक लाइन के बयान का जो शिक्षक दिवस पे आज बयान दिया है मोदी जी ने, उस पर चर्चा हो रही है। और दूसरी चीज, आरएसएस भी बहुत अच्छे तरह से जानती है और भाजपा भी पूरे अच्छे तरह से जानती है कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये माने या ना माने, विकल्प को इस तरह से पेश करना ये भी कितना ठीक है? नहीं, अब देखिए वो उनकी अंदरूनी राजनीति है, वो तो भाजपा के पास बहुत है। नहीं, लेकिन भाजपा उस पर वो छोड़ के मोदी नहीं, उस पर भाजपा उस पर बहुत जैसे ना एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका में नहीं रही पिछले 5 साल। इससे कहीं दो राय नहीं हो सकती सांसद महोदय की भी कि जो रुख जो अटैक होना चाहिए था यूपीए गवर्नमेंट के गलत नीतियों के ऊपर या भ्रष्टाचार के ऊपर, उसमें वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, और वो स्पेस अन्ना हजारे जैसे लोगों ने लिया, ना कि भाजपा ने लिया। जो काम भाजपा को करना था वो दूसरे संगठनों और लोगों ने किया। तो आज की डेट में भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जो शायद उनको एक बेहतर स्थिति में ला सकता है 2014 के चुनाव में, और इस बात को पार्टी भी जानती है और आरएसएस भी जानती है, इसीलिए ये प्रयास जारी है। लेकिन पार्टी के जो केंद्रीय शीर्षस्थ नेता हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं रोड़ा लगा। कांग्रेस के लिए कैसे देखते हैं आप इस कदम को? ये जो बयान है कुछ इसमें दिखता है कि नहीं? कांग्रेस के लिए तो ये कह सकता हूं कि कांग्रेस तो निश्चित तौर पर नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी आए, क्योंकि उनके आने से उनको दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है, क्योंकि पोलराइजेशन साफ साफ होगा, और पोलराइजेशन में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को फायदा हो। पोलराइजेशन आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं भी यही कहने वाला था कि पोलराइजेशन सिर्फ कम्युनल फोर्सेस का होगा, सेक्युलर फोर्सेस का नहीं होगा जी। और हिंदुस्तान में मेजॉरिटी सेक्युलर फोर्सेस की है, और इस पोलराइजेशन से हमें फायदा है। हमारे लिए नरेंद्र मोदी कोई भी अहमियत नहीं रखते हैं। नहीं, लेकिन वो सेकुलर राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बयान के ऊपर सोच के बोला जाए, एकदम मैं कह रहा हूं जो सेकुलर फोर्सेस आप पता क्या है कि
नरेंद्र मोदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, पर राहुल गांधी जी भी ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बयान पे तुरंत आप रिएक्ट मत कीजिए, एकदम से क्यों कहते हैं? वो यही कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम कहते ही नहीं। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को हम बता रहे हैं ये बात, आप उसमें रिएक्ट मत करिए। सलामतुल्लाह जी, बीजेपी की जबान हम क्यों बोलने जा रहे हैं? मैं एक चीज कह रहा हूं कि आपके युवा नेता जो हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि मोदी को गुजरात में घेरो जी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मोदी गुजरात से बाहर निकलेंगे तो वो आपको डैमेज करेंगे। दूसरी चीज, सेकुलर पोलराइजेशन, वोट्स का जो पोलराइजेशन है वो कहीं सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं होने वाला है, उसके हिस्सेदार बहुत सारे लोग हैं। मैंने कांग्रेस की बात नहीं कही इसमें। नहीं, तो उसमें क्या कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी है। प्रश्न जो था वो कांग्रेस के लिए था, तो मेरा ये कहना है कि उसमें कांग्रेस को नुकसान होगा और वो निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो। कांग्रेस की सेक्युलर पॉलिसियों से कांग्रेस को फायदा हुआ, कहीं नुकसान नहीं। अब्बास साहब, इन सब के बीच में नीतीश कुमार का तो कहीं ना कहीं जिक्र है ही नहीं, सपने में नीतीश कुमार भी नहीं है, इसका तो दुख आपको होगा ही मन में कहीं ना। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत पहले ही कह चुके हैं, माननीय आप, ये तो जग जाहिर है, वो सपना पहले ही छोड़ चुके हैं। वो तो पहले कहा कि मैं सपना नहीं था, बहुत पहले कहा कि मैंने बड़ी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसमें इसका कोई कैंडिडेट जो होगा, गठबंधन तलाश करें नरेंद्र मोदी इसमें कहीं पर। मुझे तो अभी कुछ लगता नहीं गठबंधन भी जो होगा तो बात की बात ही सोचेंगे। अभी तो इस चक्कर में ये कि किसी भी हाथ में मुझे नाम प्रोटेक्ट कर दिया जाए, अभी दुविधा फंसे हुए हैं। इनके अमित क्या नाम है, बंजारा के बयान के बाद से, और ये परेशान है, बीजेपी के लोग परेशान है, ये परेशान है, और ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है कि आप, मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं रहता हूँ साहब साहब के कि कांग्रेस खुद अंदर से चाहती है कि वो मोदी आए, कि कम से कम मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन मेरे साथ हो। ये बात ये माने या ना माने, मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस खुद चाहती है कि मोदी एज ए कैंडिडेट पीएम बने, कि मुस्लिम वोट पोलराइजेशन हो। मेरी आवाम से, हिंदुस्तान की गुजारिश है, आपके चैनल से हमारे भाई की बात मान ली जाए। नहीं, ये चाहते हैं, लेकिन रीजनल पार्टी जहां पे है, जहां रीजनल पार्टी है, तो पहले कहा कि सेक्युलर पार्टी सब एक होंगी, मैंने यही कहा। आपको तो सेक्युलर प्रधानमंत्री बता ही चुके हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई नरेंद्र मोदी साहब जो है पीएम के उम्मीदवार ना हो, ऐसा आदमी सबको लेके, बीजेपी सबको लेके चले, ये बात हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ये बहुत दुखद स्थिति है कि देश 21वीं सदी में भी जातीय और धार्मिक पोलराइजेशन पे चुनाव लड़ना चाहता है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई भारत को आगे ले जाने का एजेंडा नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता हाल है, उस पर इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक रही नीतीश कुमार के सपने देखने की बात, नीतीश कुमार भी सपना देखते हैं। जी, माफ कीजिए, नीतीश कुमार सपना और आज नरेंद्र मोदी ने आज उन्हीं के फुटस्टेप में मुख्यमंत्री ने हमें बहुत पहले कह दिया कि मैं सपना नहीं देख रहा। ये स्ट्रेटजी रही है सर नीतीश कुमार जी की। नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। शायद मुझे मेरी बात तो कर लेंगे, शक्ति सिंह साहब को जवाब दे दूं मैं। बिल आ गया, ये पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। शक्ति सिंह साहब का मैं जवाब दे दूं। वो वेलफेयर पॉलिसीज जो हैं देश को आर्थिक गर्त में ले जा रही है, आर्थिक गर्त में ले जा रही है। आपका ख्याल है? नहीं, ये ख्याल नहीं है। ठीक है, चुनाव को लेकर इस तरह की पॉलिसी से क्या नहीं, इसको आप ना देखें, ये आप गलत देख रहे हैं। मेरी बात एक बार सर आपके पास एक बार करूंगा मैं, सवाल आपसे मेरा यही है, क्या ये जो आज नरेंद्र मोदी ने बात कही, क्या बीजेपी लेट नहीं कर रही? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देती तो ये बातों का शायद महत्व इतना रहता ही नहीं। मैं इसका जवाब 1 मिनट पहले मैं कह लूं। देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल करा है। ये बीजेपी को आप इतना मासूम क्यों समझ रहे हैं? बीजेपी एक मैं बीजेपी बहुत समझदार, उसमें बहुत कद्दावर नेता है, बहुत समझदार है। उनको ये मालूम था कि ये बंजारा का हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चीजें आएंगी, इसीलिए इस चीज को उन्होंने डिले किया कि अगर आज एक बार हमने ऐलान कर दिया तो उसके बाद फिर हमको ये रिट्रीव करना, बैक होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको उन्होंने जान के ये चीजें सब आएंगी। इतनी दूरदर्शिता थी उनमें। जी, और ये उसका सबूत है। इतनी दूरदर्शिता जी। अब इतनी दूरदर्शिता जो सलामत साहब कह रहे हैं उससे मैं पता नहीं कितनी थी या नहीं थी, लेकिन मैं इसमें एक चीज और कह सकता हूँ। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़े होते तो आपको जरूर होती। नहीं, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले 10 दिन पीछे किसी दिल्ली के बैठक में शायद आडवाणी जी ने कहा था कि इट विल बी टू अर्ली टू अनाउंस हिज नेम।
है क्योंकि चुनाव में अभी 8 महीने का व्यवहारिक समय बचा हुआ है, कम से कम 8 से 9 महीने का, तो इट विल बी टू अर्ली टू अनाउंस हिज नेम। तो हो सकता है कि वो इस कद के नेता हैं और उनको इस चीजों का इल्म हो। ये बात जो कही जा रही थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन देखा जाएगा, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। अभी तो उनके पास विधानसभा चुनाव है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। आइडियली देखा जाए तो विधानसभा चुनाव तक इनको रुकना चाहिए था, और रुकने के बाद लेकिन जो स्थिति की जो घालमेल हो गई है भाजपा के अंदर, और नरेंद्र मोदी ही उनको डूबने को तिनका दिख रहा है, उस हिसाब से सितंबर में घोषणा। रामशंकर जी, आपके हिसाब से आपकी पार्टी में सबसे प्रबल दावेदार कौन है अगर नरेंद्र मोदी नहीं है फिर प्रधानमंत्री पद के लिए? गुड क्वेश्चन। रामशंकर जी, मेरा सवाल आपसे सर। रामशंकर जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सर? चलिए, अभी सवाल पे शायद ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, फिर हम आगे भी जानने की कोशिश उनसे करेंगे। पर चूंकि जो राजनीति जिस तरह से चल रही है देश की, उसको लेकर के तो ये लगता है। सलामुद्दौला साहब, ये बात आपने भी कही कि ठीक है, ये दूरदर्शिता थी, ये बातें थी, ये सब एक अलग आकलन हो सकता है, पर अब अगर घोषित कर भी देती है तो क्या आप बिल्कुल भी नहीं गिनते हैं नरेंद्र मोदी की? बिल्कुल नहीं गिनते, बिल्कुल कहीं भी काउंट आप नहीं करते? बिल्कुल नहीं काउंट तो क्यों फिर आप सब लोग इतना लेकर के जब फेसबुक और वहां पर एक अलग आपने पूरा बनाया, मीडिया सेल भी बना के रखा हुआ है? देखिए, मीडिया सेल तो आज नहीं बनाया ना, नहीं, मीडिया सेल नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद नहीं बना। जो चेंजेस उसके अंदर, मेरी बात सुनो, देखिए मीडिया सेल कोई आज नहीं बना। सोशल नेटवर्किंग साइट पे सर देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट आज से 5 साल पहले 10 साल पहले नहीं थी, हो गई तो आज क्रिएट हो गई जी। जहां तक पार्टी का रीशफल है वो बराबर होता रहता है, नए चेहरे आते रहते हैं, हर पार्टी में आते रहते हैं, सब हर पार्टियां करती हैं। तो इसको इस उससे ना देखें कि साहब हम कोई चीज, देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव की तैयारी हर पार्टी करती है, वो समझती है। और ये तो आपको माना पप्पू और फेंकू वाली जो बात जो फेसबुक पे लगातार होती है, ट्विटर पे होती रहती है, वो तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के आने से बड़ी है ना सर। वो तो देखिए, इसका जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस इसका एडवांटेज लेना चाहती है, डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहती। ठीक है, यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सर एक मिनट, रामशंकर जी एक बार फिर हमारे साथ। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पहले? रामशंकर सिंह जी, सर आपके हिसाब से फिर प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार है अगर नरेंद्र मोदी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का डिसीजन हुआ नहीं है जी। ये हम सब कार्यकर्ताओं की मांग, देश की जनता की मांग जरूर है कि नरेंद्र मोदी बने, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड जिस दिन घोषित करेगी उस दिन हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं, किसने घोषित कर दिया अभी तक? नहीं किया नहीं, लेट नहीं कर रहे घोषणा करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेट क्यों कर रहे, समय पर सब घोषित होंगे। तो इलेक्शन कमेटी क्यों पहले ऐलान कर दी? क्या गोवा में क्यों कर दिया इलेक्शन कमेटी का ऐलान? हाँ, तो चेयरमैन बना दिया ना। चेयरमैन क्या जल्दी थी? हो रहे हैं, अभी क्या जल्दी थी? देश के अंदर और बहुत वक्त है इलेक्शन में, अभी वो क्या जल्दी थी? देश के और चुनाव नहीं, ये हमारा उनका मामला है, किसी कंपनी का चेयरमैन बनाया, ये पार्टी का डिसीजन है। ये बिल्कुल वो आपका जी क्या पार्टी का डिसीजन होगा। देखिए, एट द 11th आवर में हम जहां तक मैं समझता हूं कि किसी कंपल्सन बनेगा बीजेपी के लिए कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाए, ये मजबूरी है उनकी इतना। दूसरी बात है कि बीजेपी के अंदरूनी कंपनी का चेयरमैन बनेगा, उनका अंदरूनी मामला, उस पर हमें कमेंट्स करने का कोई हक नहीं बनता है। वो जिसको क्या मोदी अपना हित साध रहे हैं इसके थ्रू? लगता तो है मुझे। ठीक है, सलामुद्दौला साहब कैसा आप देखते हैं, क्या मोदी अपना हित नहीं साध रहे? ठीक है, आप मान ले, मत चुनौती मानिए, पर अगर राजनीति आप भी जानते हैं, मैं तो राजनीति के तौर पर आज के बंजारा के बाद और आज के उनके बयान के बाद, ठीक है, वो बहुत समझदारी उन्होंने दिखाई है कि अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब अगर एक बार को मैं ये समझता हूँ कि शायद बीजेपी अगर एक बात को उनको ऐलान भी करेगी तो वो कहेंगे नहीं, मैं तो गुजरात का निर्माण करूंगा, वो यही कहेंगे। पहले मैंने कह दिया था, हो सकता है, मुमकिन है। ये जो चिट्ठी की टाइमिंग है और जो सियासत इस समय देश के अंदर चल रही है, ठीक है, उसकी इस चिट्ठी का सबको नाप तोल करते हैं, तोल मोल के बोला है, और इसका दुर्गामी बिल्कुल संक्षेप में रामशंकर साहब, बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात आप प्लीज रख दीजिए। आज जो बात कही नरेंद्र मोदी, चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का बयान जो है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा जो सपने, केवल सपने देखते हैं वो बर्बाद होते हैं जी। उन्होंने कहा काम करना चाहिए, काम करने की जरूरत है, और देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जी जो देश के लिए काम करे। इस यूपीए सरकार ने जो इस देश की दुर्दशा की है,
देश की जनता निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी बिल्कुल यही दुर्दशा कांग्रेस जो कर रही है वो भी दिख रहा है, आप लोगों के सरकार साथ की जो करेगी। प्रक्रिया लगातार चल रही है वो भी सबके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सवाल वही बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी के बयान को आखिर दिया कैसे और लिया भी कैसे जाए, क्योंकि गोवा के बाद से हम देखें तो एक लगातार नाटकीय घटनाक्रम हमें देखने को मिला और ये बात भी खड़ी होती है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय हो कि आखिर इस घर को बचाए कैसे। तो पहले खुद कंफ्यूजन शायद बीजेपी को क्लियर करना होगा, तो आगे जाके स्थितियां फिर और क्लियर हो जाएंगी। आप देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार। कैसे इस देश में एक नया सवेरा आएगा, कैसे हल और मिट्टी के बीच एक नया रिश्ता बनेगा, कहां पर नए भारत के बीज बोए जाएंगे, कहां पर हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ